जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करते हैं आर्टिकल 19 की। आर्टिकल 19 क्लॉज 1। आर्टिकल 19 जो है ये कुछ क्लॉजेज में, और वो जो क्लॉजेज हैं कुछ सब क्लॉजेज में डिवाइडेड हैं। तो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 के अंदर आपको 7 सब क्लॉजेज देखने को मिलते हैं, जिनमें से एक सब क्लॉज डिलीट कर दिया गया है और अब आपके पास टोटल 6 सब क्लॉजेज हैं। तो आर्टिकल 19(1)(a जो है इट टॉक्स अबाउट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट। सो ये जो ए है दिस इज सब क्लॉज ऑफ आर्टिकल 19 क्लॉज 1। तो जब भी हम इन सारे आर्टिकल्स को मेंशन करेंगे तो डोंट फॉरगेट टू राइट द कंप्लीट आर्टिकल। और जब हम कंप्लीट आर्टिकल की बात कर रहे हैं तो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, राइट। सो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए बात करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की। आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज बी बात करता है टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। सी बात करता है टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस और कॉपरेटिव्स। डी बात करता है टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ई बात करता है टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, और जो एफ था इसको डिलीट कर दिया गया। जी बात करता है टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। तो एक बार आप मेरे साथ फिर से रिपीट करिए इन सारे सब क्लॉजेस को। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 का सब क्लॉज ए बात करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। बी बात करता है टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। सी बात करता है टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस और कॉपरेटिव्स। डी बात करता है टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ई to reside and settle in any part of the territory of India. F has been deleted. G to practice any profession or to carry on any occupation, trade or business. Right? आगे बढ़ते हैं। ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें आपको टोटल 7 फ्रीडम दिखाई देते हैं, जिनमें से एक यानी आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज F हैज़ बीन डिलीटेड। क्या था इसमें? द राइट टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी, जिसे हम आम भाषा में राइट टू प्रॉपर्टी भी कहते हैं। सो इट वॉज डिलीटेड थ्रू 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। तो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 का जो सब क्लॉज F है वो अब डिलीट हो चुका है, अब वो एग्जिस्टेंस में नहीं है। और ये कब डिलीट किया गया? 1978 में डिलीट किया गया थ्रू 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, राइट। जब हम बात करते हैं आर्टिकल 19 की, जब हम बात करते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की, तो आपको याद ये रखना है कि इट इज़ एलोकेटेड ओनली टू द सिटीजन्स। फॉरनर्स को ये नहीं दिया गया है। यानी आर्टिकल 19 जो है ये केवल नागरिकों के लिए है, फॉरनर्स के लिए नहीं है, एलियंस के लिए नहीं है, रेसिडेंट्स के लिए नहीं है। और इसी को बैकबोन ऑफ पार्ट 3 भी कहा जाता है। यानी आर्टिकल 19 जो है इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज द बैकबोन ऑफ पार्ट 3। पार्ट 3 का मतलब आपके 12 से लेकर 35 तक, आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35, जिसमें आपके फंडामेंटल राइट्स डाले गए हैं। तो ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं इनकी जो बैकबोन है वो कंसीडर किया जाता है आर्टिकल 19 को, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 जो है ये नागरिकों को दिए गए अधिकारों के बारे में बात करता है। यानी आर्टिकल 19 क्लॉज 1, और इस आर्टिकल 19 क्लॉज 1 में आपको 6 फंडामेंटल राइट्स करंटली देखने को मिलते हैं। तो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 बात करता है नागरिकों के लिए, और वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल 19 क्लॉज 2 से लेकर आर्टिकल 19 क्लॉज 6 तक ये अधिकार देता है किसको? स्टेट को। लेकिन आपको याद ये रखना है कि ये स्टेट के फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात नहीं कर रहा है। स्टेट के फंडामेंटल राइट्स नहीं होते हैं, फंडामेंटल राइट्स नागरिकों के होते हैं। तो आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 जो है ये नागरिकों के फंडामेंटल राइट के बारे में बात कर रहा है। लेकिन आर्टिकल 19 क्लॉज 2 से लेकर आर्टिकल 19 क्लॉज 6 तक ये स्टेट को अधिकार देता है। किस चीज का अधिकार देता है? टू पुट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स। यानी 19 का 1 किसके लिए है? नागरिकों के लिए है, सिटीजन्स के लिए है। और उसके बाद आर्टिकल 19 क्लॉज 2 से लेकर आर्टिकल 19 क्लॉज 6 तक ये स्टेट को अधिकार देता है। किस चीज़ का अधिकार देगा? ये नागरिकों के फंडामेंटल राइट के ऊपर, ये नागरिकों के फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाने का अधिकार देता है स्टेट को, राइट। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए बात करता है किस चीज़ की? फॉसे के बारे में। फॉसे का मतलब यहाँ पे है आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन,
तो जहाँ पे भी आपको कभी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मेंशन करना हो तो डोंट राइट आर्टिकल 19, ठीक है, पूरा लिखना है आपको आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, क्योंकि आर्टिकल 19 की जब आप बात करो तो उसमें तो बहुत सारे आपके जो हैं क्लॉजेज हैं, फिर उसके अंदर सब क्लॉजेज हैं, तो आपको लिखना है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए एंड दिस टॉक्स अबाउट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। क्या क्या शामिल है इसमें, तो इसमें आपको देखने को मिलता है टू रिसीव इंफॉर्मेशन, दिस इज योर फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए आपको अधिकार देता है टू रिसीव इंफॉर्मेशन। इसके अलावा ये आपको अधिकार देता है टू एक्सप्रेस योर ओन आइडियाज। तो इसी एक्सप्रेशन ऑफ योर ओन आइडियाज को बाद में रीइंफोर्स किया जाता है नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये केस, क्योंकि ये बहुत कुछ ऐड करता है आपके फंडामेंटल राइट्स में। यू हैव टू राइट इन द कमेंट बॉक्स के नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस किस मैटर से रिलेटेड है, मुद्दा क्या है इसमें। और तीसरा ये बात करता है सीक्रेसी, यानी अगर आपको इन्फॉर्मेशन सीक्रेट रखना चाहते हैं तो ये भी आपका फंडामेंटल राइट है अंडर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो फॉसे यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इंक्लूड्स 3 राइट्स। नंबर 1 रिसीव इंफॉर्मेशन, नंबर 2 एक्सप्रेस योर ओन आइडियाज, नंबर 3 सेक्रेसी। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही फेमस केस आता है बिजॉय इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1986 का केस। होता क्या है इसमें, मॉर्निंग असेंबली हो रही होती है स्कूल में और वहाँ पर नेशनल एंथम जो है परफॉर्म किया जा रहा होता है। अब वहाँ पे 3 स्टूडेंट्स होते हैं जो कि जुवाहा बिलीव से बिलोंग करते हैं, पर्टिकुलर एक अलग से ये एक सेक्शन है राइट, जिसका नाम जुवाहा बिलीव है। तो उस सेक्शन से ये 3 स्टूडेंट बिलोंग करते हैं और ये तीनों के तीनों नेशनल एंथम में खड़े तो हो जाते हैं लेकिन नेशनल एंथम को गाते नहीं हैं, उसको परफॉर्म नहीं करते हैं। इस बात से नाराज़ होकर स्कूल उन्हें जो है एक्सपेल कर देता है, उन तीनों स्टूडेंट्स को स्कूल से निकाल दिया जाता है। उसके बाद वो स्टूडेंट्स हाई कोर्ट में अपील करते हैं, हाई कोर्ट का जजमेंट आता है स्कूल के फेवर में और हाई कोर्ट का आर्गूमेंट ये रहता है कि उन 3 स्टूडेंट्स ने नेशनल एंथम को डिग्रेस किया है राइट, उसकी इंसल्ट करी है। उसके बाद वो 3 स्टूडेंट जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन देता है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि नेशनल एंथम को ना गाना इज नॉट कंसिडर्ड एज द इंसल्ट ऑफ नेशनल एंथम, यानी वो 3 स्टूडेंट जो हैं वो तीनों के तीनों मॉर्निंग असेंबली में खड़े हो गए। इट मीन्स दे रिस्पेक्ट योर नेशनल एंथम but they decided not to sing national anthem, right? Or not to sing national anthem will also be considered as the right to remain silence. और यहाँ से आपके कॉन्स्टिट्यूशन में एक और अधिकार को जोड़ दिया जाता है, that right to remain silence is also your freedom of speech and expression। यानी जो अधिकार आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में आपको दिया गया है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बिजॉय इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरल 1986 के केस में ये बात और उसमें इम्प्लाइड हो जाती है कि आपको सिर्फ बोलने का अधिकार नहीं है बल्कि आपको चुप रहने का भी अधिकार है। सो दिस इज इम्प्लाइड इन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसके बाद इंपॉर्टेंट सवाल बनता है फ्रीडम ऑफ प्रेस किस आर्टिकल में आता है। तो अंबेडकर का ये मानना था कि हमने जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन लिया है यानी आर्टिकल 19 लिया है, कहीं ना कहीं ये इंस्पायर्ड है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में जो पहला अमेंडमेंट हुआ था वो बात करता था फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में, फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में। और अमेरिका में फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ प्रेस दोनों सिमिलर हैं, यानी अमेरिका में फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो आपको फ्रीडम ऑफ प्रेस भी देता है। तो जो प्रेस का जो फ्रीडम है, जो आर्टिकल वो लिखता है या जो न्यूज़ वो सुनाता है आपको, वो किसके अंडर आएगा, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंडर आएगा। तो अंबेडकर जी का ये आर्गूमेंट था कि अगर हम कहीं से कोई आइडिया ले रहे हैं तो वी शुड ऑल्सो टेक द प्रिंसिपल बिहाइंड दैट आइडिया, राइट। तो हम ना सिर्फ आइडिया लेंगे बल्कि हम प्रिंसिपल भी लेंगे, और इसीलिए फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है वो इम्प्लिसिटली मेंशन है आपके आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज ए में, और अलग से फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए कोई अलग आर्टिकल नहीं तैयार किया गया, कोई अलग क्लॉज या कोई अलग सब क्लॉज तैयार नहीं किया गया। तो कोई आपसे पूछे फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। आप याद रखिए, ये कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है ये आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में आपको मेंशन होता हुआ दिखाई देता है, राइट। फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में बात करें तो इसमें 3 इसेंशियल एलिमेंट्स डाले गए हैं। पहला,
फ्रीडम ऑफ एक्सेस टू ऑल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी प्रेस का अधिकार जो है वो ये है कि जो सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है वहां तक प्रेस को अलाउ किया जाएगा, प्रेस विल बी एक्सेसिबल टू दी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। दूसरा, फ्रीडम ऑफ पब्लिकेशन, न सिर्फ सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन तक ये पहुंचेंगे बल्कि उस इंफॉर्मेशन को ये क्या करेंगे, पब्लिश कर सकते हैं, उसको पब्लिकेशन में ला सकते हैं, राइट। तो फ्रीडम ऑफ एक्सेस टू सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन पहला। दूसरा, फ्रीडम ऑफ पब्लिकेशन, यानी उसको प्रिंट कर सकते हैं और उसको ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। और तीसरा, फ्रीडम ऑफ सर्कुलेशन, यानी जो न्यूज़पेपर आपने प्रिंट किया है अब आप उसको क्या करेंगे, आप उसको सर्कुलेट करेंगे। तो ये तीन इसेंशियल एलिमेंट हैं फ्रीडम ऑफ प्रेस के, विच कम्स अंडर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, विच कम्स अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। आगे बढ़ते हैं, राइट। अब ये जो हमने फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में बात किया, ये हम कहाँ से इंस्पायर्ड हुए थे या इस प्रिंसिपल को हमने कहाँ से लिया था? तो अंबेडकर जी का कहना था कि जो पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था अमेरिका में, यूएसए में, वहाँ से हमने इस प्रिंसिपल को लिया है। लेकिन इसके बाद ये आपकी जो जुडिशरी होती है वो भी इसको रीइंफोर्स कर लेती है ब्रिजभूषण वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली केस 1950 में। नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट अगर आप याद रखना चाहें तो आप याद रख सकते हैं। तो दो इंपॉर्टेंट केस है जहाँ पे फ्रीडम ऑफ प्रेस को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। पहला केस है ब्रिजभूषण वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली केस 1950 और दूसरा है सकल पेपर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट एफओपी यानी फ्रीडम ऑफ प्रेस इज अ स्पीसीज ऑफ फॉसे, यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट। आगे बढ़ते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज नॉट एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि जिसके ऊपर रोक नहीं लगाई जा सकती, लेकिन अगर हम फॉसे के बारे में बात करें सो इट इज नॉट एब्सोल्यूट। स्टेट अगर चाहे तो आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। और ये बात कहां पर लिखी है? आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में लिखी है। तो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 के सब क्लॉज ए में आपको टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंडर। और उसके बाद आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 में आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ऊपर 8 रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं। क्या है ये रिस्ट्रिक्शन? नंबर 1, सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, यानी आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के यूज करने से अगर भारत की सोवरेनिटी पे, उसकी संप्रभुता पर, उसकी इंटीग्रिटी पर अगर कोई भी आंच आती है, कोई भी नुकसान होता है तो आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को रोका जा सकता है। दूसरा, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट। तीसरा, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट। फोर्थ, पब्लिक ऑर्डर। फिफ्थ, डिसेंसी एंड मोरालिटी। सिक्स्थ, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। सेवंथ, डेफेमेशन। 8, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। आप मेरे साथ रिपीट करिए फिर से। 8 पैरामीटर्स हैं आर्टिकल 19 क्लॉज 2, राइट। ये रिस्ट्रिक्शंस लगाता है आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर, और ये स्टेट को ये राइट देता है कि अगर आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की वजह से स्टेट की सोवरेनिटी पर, इंटीग्रिटी पर, उसकी सिक्योरिटी पर, उसके फ्रेंडली रिलेशन विद अदर फॉरेन स्टेट्स या पब्लिक ऑर्डर या डिसेंसी या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट या फिर डेफेमेशन या फिर इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस होता है, यानी किसी ऑफेंस के होने के चांसेस बढ़ते हैं आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की वजह से। आप किसी को इंस्टिगेट कर रहे हैं, आप किसी को मोटिवेट कर रहे हैं ऑफेंस करने के लिए, तो आपके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती है अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 2। यहाँ पर एक वर्ड है डेफेमेशन। आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेफेमेशन एंड व्हाट आर लीगल प्रोविजंस रिलेटेड टू डेफेमेशंस। ठीक है, डेफेमेशन क्या होता है और इससे रिलेटेड लीगल प्रोविजंस क्या है, नीचे आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, तो कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट्स आए हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं, तो क्या क्या वो बातें हैं जिनको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में शामिल किया गया है। नंबर 1, राइट टू एक्वायर एंड इम्पोर्ट आइडियाज़। जब हम एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज़ की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। अगर हम दूसरों के आइडियाज़ को भी एक्सप्रेस कर रहे हैं तो वो भी आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंडर आएगा। सो यू हैव द राइट टू एक्वायर एंड टू इम्पोर्ट आइडियाज़। टेलीकास्टिंग, राइट, फॉर एग्जाम्पल जो आप फेसबुक लाइव करते हैं तो वो भी आपका टेलीकास्टिंग कंसिडर किया जाएगा और वो भी आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंडर आएगा। सो जब भी आप यूट्यूब लाइव हो रहे हैं या आप फेसबुक लाइव हो रहे हैं तो यू आर यूजिंग आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, राइट। Publication of advertisement and commercial speech,
ऑनलाइन न्यूज़, सोशल मीडिया, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन इन प्राइवेसी, राइट टू फ्लाई, नेशनल एंथम, राइट टू इन्फॉर्मेशन, सो एंड सो फोर्थ। राइट, आपने अगर कभी कोई टीवी सीरियल देखा है या कोई सीरीज़ देखी है, कोई मूवी देखी है, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि जब भी किसी को पुलिस अरेस्ट करती है और उसके बाद वो व्यक्ति अगर टेलीफोन में किसी से बात करना चाहता है तो ऐसा नहीं है कि पुलिस उसको ये कहेगी कि हमारे सामने बात करो, हमारी आंखों के आगे बात करो। वो व्यक्ति चाहे तो थोड़ा सा साइड में जाके बात कर सकता है, बिकॉज इट इज़ हिज फंडामेंटल राइट। ठीक है, दैट कम्स अंडर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। उसके बाद अब बात करते हैं आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी, क्योंकि आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए तक हमने बात कर ली है, राइट। और आर्टिकल 19 क्लॉज 2 भी हमने देख लिया कि 8 तरह के रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं नागरिक के फौसे के ऊपर, यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ऊपर। तो ये दो तो हो गया। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी के बारे में, जो कि बात करता है फ्रीडम ऑफ असेंबली की, राइट। तो आपको जो है असेंबल होने का अधिकार है, लेकिन आर्टिकल 19 सब क्लॉज 3 या क्लॉज 3 जो है आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाता है। तो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी आपको ये अधिकार देता है कि आप असेंबल हो सकते हैं, लेकिन इस अधिकार के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं आर्टिकल 19 क्लॉज 3 के द्वारा। इसके 3 पैरामीटर्स होते हैं। पहला है आपका सोवरेनिटी, दूसरा है आपका इंटीग्रिटी और तीसरा है आपका पब्लिक ऑर्डर, राइट, SIP। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, सोवरेनिटी, राइट, पहला जो आपका बनेगा वो है सोवरेनिटी, पहला पैरामीटर। दूसरा है आपका इंटीग्रिटी, देश की अखंडता को आप नहीं तोड़ सकते। और तीसरा है आपका पब्लिक ऑर्डर। ठीक है, तो ये 3 पैरामीटर्स हैं, ये 3 आधार हैं जिन आधारों के ऊपर आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती है फ्रीडम ऑफ असेंबली में। वेरी इंपॉर्टेंट। अब कोई भी असेंबली जो है वो अनलॉफुल है या फिर लॉफुल है, वो कैसे निर्धारित होगा? तो उसके 5 ग्राउंड हैं। पहला ग्राउंड है लीगल प्रोसेस, यानी अगर आप लोग इकट्ठा हो रहे हैं और किसी भी लीगल प्रोसेस को रोकने का प्रयास कर रहे हैं तो वो जो असेंबली है उसको अनलॉफुल असेंबली कंसीडर किया जाएगा। दूसरा, क्रिमिनल ट्रेसपास, यानी फॉर एग्जांपल एक आपका कोई पब्लिक प्रॉपर्टी है, या फिर हम कह सकते हैं चलो राष्ट्रपति भवन है, ठीक है, प्रेसिडेंट हाउस है, राष्ट्रपति भवन है, तो ये बाउंड्री है उसकी। तो आप लोग जो है 50 लोग हैं और आप लोग कहते हैं कि भैया हमको यहाँ पर जो है मीटिंग करनी है, हमें राष्ट्रपति भवन के सामने जाकर जो है मीटिंग करनी है। तो आप क्या कर रहे हैं? यू आर ट्रेसपासिंग, ठीक है, आप किसी की प्रॉपर्टी को ट्रेसपास कर रहे हैं। तो इस तरह की जो एक्टिविटी होगी वो क्या है? वो क्रिमिनल एक्टिविटी मानी जाएगी और आपकी ये जो असेंबली है, इस असेंबली को अनलॉफुल घोषित किया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा क्रिमिनल फोर्स, यानी अगर आप फॉर एग्जांपल किसी IAS के या किसी IPS के खिलाफ या उनको काम करने से रोक रहे हैं, उसको काम करने से रोकने के लिए आपने 50 लोग 100 लोग इकट्ठे कर लिए, तो भी आपकी जो असेंबली है उसको अनलॉफुल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इसके अलावा यूज़ ऑफ फोर्स, यानी अगर आप अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं, लोगों को फोर्स करते हैं, यानी आप 10 लोग हैं और आपको 100 लोगों की भीड़ चाहिए, आप लोगों को उठा के लेके आ रहे हैं, आप उनको फोर्स कर रहे हैं, फिर आप इस तरह की असेंबली क्रिएट कर रहे हैं, तो वो भी आपकी अनलॉफुल असेंबली मानी जाएगी। पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति की प्रॉपर्टी या फिर आप पब्लिक प्रॉपर्टी, आपने एक दिन के धरने का, एक दिन की असेंबली का आपने परमिशन मांगा था, लेकिन आप 1 हफ्ते से उसी पब्लिक प्रॉपर्टी को एक्वायर करके बैठे हैं, तो भी आपकी जो असेंबली है उसको अनलॉफुल असेंबली डिक्लेयर किया जा सकता है। जब इस तरह की एक्टिविटी होंगी तो पुलिस के सामने क्या ऑप्शन होते हैं? पुलिस के सामने होता है सेक्शन 129 ऑफ CRPC, और पुलिस सेक्शन 129 ऑफ CRPC का इस्तेमाल करके आप लोगों को डिस्पर्स होने के लिए कहेगी, यानी आपकी जो अनलॉफुल असेंबली है उसको डिस्पर्स होने के लिए कहा जाएगा, आपको वहाँ से हटने के लिए कहा जाएगा। उसके बाद लगेगा सेक्शन 151 ऑफ IPC, यानी इंडियन पिनल कोड, और अगर आपने डिफाई कर दिया उन ऑर्डर्स को तो आपके ऊपर ऑफेंस जो है वो चार्ज कर दिए जाएंगे। यानी सबसे पहले सेक्शन 129 ऑफ CRPC का इस्तेमाल किया जाएगा, आपको अपनी जगह से हटने के लिए कहा जाएगा, उस अनलॉफुल असेंबली को डिस्पर्स करने के लिए कहा जाएगा। लेकिन अगर आपने उन ऑर्डर्स को फॉलो नहीं किया तो फिर सेक्शन 151 ऑफ इंडियन पिनल कोड का इस्तेमाल किया जाएगा और आपके ऊपर चार्ज लगेगा। चार्ज मतलब आपके ऊपर लगेगा सेक्शन 151। इसके अलावा एक और सेक्शन है सेक्शन 144 ऑफ CRPC। देखो 3 चीजें हैं आपकी, एक होती है आपकी IPC, ठीक है, IPC का मतलब हो गया आपका इंडियन पिनल कोड, ठीक है। उसके बाद आपका CPC होता है, ठीक है, ये होता है आपका सिविल प्रोसीडिंग्स। फिर आपका CRPC होता है, ठीक है, क्रिमिनल
प्रोसीडिंग्स। तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं आईपीसी और सीआरपीसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सेक्शन 144 ऑफ सीआरपीसी क्या कहता है कि अगर पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा है आपकी असेंबली से तो क्या होगा, सेक्शन 144 लगेगा। और आम धारणा ये है कि जब सेक्शन 144 लगता है तो 5 लोग या फिर 4 लोग एक साथ खड़े नहीं हो सकते हैं, राइट। तो मान लेते 50 लोग हैं कि कोई जगह है जहाँ पे 50 लोगों की असेंबली है और ये जो असेंबली है ये अनलॉफुल असेंबली है, ठीक है। अनलॉफुल असेंबली इसको डिक्लेयर कर दिया गया है। तो यहाँ पे पुलिस चाहे तो 144 लगा सकती है, सेक्शन 144 ऑफ सीआरपीसी। इसका मतलब कि अब ये 50 लोग जो हैं एक साथ खड़े नहीं हो सकते। तो आम धारणा ये है कि 5 लोग या 4 लोग एक साथ खड़े नहीं हो सकते, लेकिन जब आप 144 पढ़ो तो वहाँ पर ये लिखा है कि इवन पुलिस चाहे तो 2 लोगों को भी जो है साथ में खड़े होने से रोक सकती है। तो ऐसा नहीं है कि 4 या 5 उसमें कोई फिक्स नंबर दिया गया है। इनफैक्ट अगर 144 लगता है कहीं पे भी तो हो सकता है डीएम जो है वो ये ऑर्डर दें कि कोई 2 लोग भी एक साथ खड़े नहीं हो सकते, राइट। सो ये आपका है सेक्शन 144। इसके अलावा जो धरना प्रदर्शन होता है, डेमोन्स्ट्रेशन जो होता है, प्रोसेशन, जुलूस जो निकाले होते हैं, इसमें 3 फंडामेंटल राइट्स आपके होते हैं, राइट। तो 3 फंडामेंटल राइट्स का इस्तेमाल करके आप धरना प्रदर्शन कर सकते हो, आप डेमोन्स्ट्रेशंस कर सकते हो, आप प्रोसेशन यानी आप जुलूस निकाल सकते हो, मार्च निकाल सकते हो। कौन कौन से 3 फंडामेंटल राइट्स का इस्तेमाल आप करते हो? फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी जब आप धरना प्रदर्शन कर रहे हो, जब आप डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हो तो आप जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हो, तो दैट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो आपको कोई रोक नहीं सकता इस तरह के नारे लगाने से। फ्रीडम ऑफ असेंबली का आप इस्तेमाल कर रहे हो क्योंकि आप अकेले तो नहीं करोगे, ये तो 40-50 लोग आप इकट्ठे होंगे और उसके लिए आप अपने फ्रीडम ऑफ असेंबली का इस्तेमाल करेंगे। और फ्रीडम ऑफ मूवमेंट यानी एक जगह से आप दूसरे जगह जाएंगे, जब भी आप कोई प्रोसेशन करेंगे या डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे तो आप मूव करेंगे। तो इन 3 फंडामेंटल राइट्स का इस्तेमाल करके आप पिकेटिंग, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन और प्रोसेशन का इस्तेमाल करते हैं अपनी डेमोक्रेसी में। बट आपको याद ये रखना है कि दीज शुड बी नॉन वायलेंट इन नेचर, यानी ये राइट्स तब तक ही काम करेंगे जब तक आपका धरना प्रदर्शन या आपका डेमोन्स्ट्रेशन, राइट, ये नॉन वायलेंट नेचर का है। जैसे ये वायलेंट नेचर का होगा तो फिर क्या होगा, आपके इन फंडामेंटल राइट्स के ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जा सकती हैं क्योंकि आप जो हैं पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब कर रहे हैं। और हमने देखा था कि यहाँ पर हमने पढ़ा था कि पब्लिक ऑर्डर जो है ये एक क्राइटेरिया है आपके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाने का, आपकी असेंबली को अनलॉफुल डिक्लेयर करने का, राइट। उसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी की, जो कि बात करता है फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस और कोऑपरेटिव्स। तो आपको ये अधिकार है कि आप एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हैं, आप यूनियन फॉर्म कर सकते हैं, या फिर आप उनके मेंबर बन सकते हैं, या फिर आप कोऑपरेटिव फॉर्म कर सकते हैं या उसके मेंबर बन सकते हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी अधिकार है कि आप नहीं भी बन सकते हैं, यानी राइट टू फॉर्म एसोसिएशन या फिर राइट टू फॉर्म यूनियन और राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव या फिर इन सब का मेंबर होना आपका फंडामेंटल राइट है। इसके साथ साथ अगर आप नहीं इनका मेंबर होना चाहते हैं या फिर एसोसिएशन फॉर्म नहीं करना चाहते हैं तो वो भी आपका फंडामेंटल राइट है। जैसे जब हमने देखा राइट टू स्पीच, राइट, आपका फंडामेंटल राइट है, तो राइट नॉट टू स्पीक भी आपका फंडामेंटल राइट है, राइट, टू ज्वाइन एनी एसोसिएशन और नॉट टू ज्वाइन एनी एसोसिएशन और यूनियन, ठीक है। तो ये आपका अधिकार है कि आप कोई यूनियन ज्वाइन करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं, राइट। अब जब हम बात करेंगे 19(1)(c) की, तो इसमें आपका 19 क्लॉज 4 क्या करता है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाता है। यानी आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी आपको एसोसिएशन फॉर्म करने का, यूनियन फॉर्म करने का, कोऑपरेटिव सोसाइटीज फॉर्म करने का अधिकार देता है, लेकिन आर्टिकल 19 क्लॉज 4 जो है इस अधिकार के ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाता है 4 ग्राउंड्स पे। क्या क्या है 4 ग्राउंड्स? सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी, पब्लिक ऑर्डर एंड मोरालिटी। तो इसमें एक और ऑर्डर जोड़ दिया गया है, एक और पैरामीटर जोड़ दिया गया है, एक और रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जोड़ दी गई है, एंड दैट इज मोरालिटी। तो आप फिर से देखिए, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी आपको एसोसिएशन फॉर्म करने का अधिकार देता है, यूनियन फॉर्म करने का अधिकार देता है, कोऑपरेटिव फॉर्म करने का अधिकार देता है, और इन सारे अधिकारों के ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगती हैं आपके आर्टिकल 19 क्लॉज 4 में। और इसके 4 पैरामीटर्स होते हैं, सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी, पब्लिक ऑर्डर एंड मोरालिटी, SIPM, राइट। और इसी को रीइंफोर्स किया जाता है ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज वर्सेस नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल 1962 का केस में। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट आता है दैट राइट टू स्ट्राइक और लॉकआउट इज नॉट इंक्लूडेड आर्टिकल 19(1)(c। तो हमने देखा इससे पहले
कि आपको पिकेटिंग का अधिकार है, आपको डेमोन्स्ट्रेशन का अधिकार है, आपको प्रोसेसिंग का अधिकार है, लेकिन आपको राइट टू स्ट्राइक नहीं है। सो राइट टू स्ट्राइक डू नॉट कम अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1C। ठीक, तो आपको अधिकार नहीं है स्ट्राइक करने का। इसके अलावा आपको डेमोन्स्ट्रेशन का, प्रोसेशन का, पिकेटिंग का अधिकार है, लेकिन आपको स्ट्राइक करने का अधिकार नहीं है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है। फिर बात करते हैं आर्टिकल 19(1) क्लॉज D की, और ये बात करता है आपके फ्रीडम ऑफ मूवमेंट की, राइट। और इसके पीछे जो आइडिया है, जो प्रिंसिपल है, वो ये है दैट एंटायर कंट्री इज सिंगल यूनिट। अगर आप भारत की बात करो तो हम क्या हैं, राइट, वी आर यूनियन ऑफ स्टेट्स, राइट। लेकिन ये जो फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स है, इसके पीछे का जो आइडिया है वो आइडिया है कन्वीनियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो हम जो है एक सिंगल यूनिट की तरह, हमारा जो देश है सिंगल यूनिट की तरह काम करता है, और यही रीज़न है कि आपको ये अधिकार है कि आप इस पूरे देश में कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। लेकिन आपके इस अधिकार के ऊपर आर्टिकल 19 क्लॉज 5 कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाता है। इसके कौन कौन से पैरामीटर्स हैं? 2 पैरामीटर्स हैं। नंबर 1 इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, और नंबर 2 इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो आपके अगर कहीं पे मूव करने से वहाँ की पब्लिक डिस्टर्ब हो सकती है, तो आपके ऊपर जो है आर्टिकल 19 क्लॉज 5 लगा दिया जाएगा और आपके फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को रोक दिया जाएगा। एक तो ये पैरामीटर हो गया। दूसरा क्राइटेरिया ये है कि आपको उन क्षेत्रों में जाने से रोका जा सकता है जहाँ पर जाने से जो जनजातियाँ जो हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो हैं, उनके अधिकारों का हनन होता है। तो उनके डिस्टिंक्ट कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके डिस्टिंक्ट लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ ऐसे प्रोविजंस जोड़े गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जो उनको सेफ गार्ड करते हैं। इसीलिए हमारे फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को कर्टेल किया गया है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स, राइट। ठीक, इसके अलावा आपको देखने को मिलता है, चाहे आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गए, पुलिस कमिश्नर हो गए, तो इनके पास कुछ अधिकार हैं और ये भी रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं आपके ऊपर, और आपको जो है तड़ीपार डिक्लेयर कर सकते हैं फॉर अ टेम्पररी पीरियड। ठीक है, 3 महीने के लिए किसी व्यक्ति को तड़ीपार किया जा सकता है। तो यहाँ पर तड़ीपार का मतलब क्या हो गया कि वो व्यक्ति जो कि बार बार क्राइम कर रहा है और डीएम को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को या पुलिस कमिश्नर को ये लगता है कि इस व्यक्ति का सोसाइटी में होना कहीं ना कहीं खतरे से खाली नहीं है, तो इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक क्या किया जाएगा, उस व्यक्ति को तड़ीपार किया जा सकता है फॉर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, राइट। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट, सुप्रीम कोर्ट ने भी जजमेंट दिया है दैट फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ प्रोस्टिट्यूट्स कैन बी कर्ब्ड। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए कि प्रोस्टिट्यूट्स का जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है उसको रोका जा सकता है। उसके ऊपर जो है आर्टिकल 19 क्लॉज 5 लगाया जा सकता है इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक। वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो प्रोस्टिट्यूट्स का जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है दैट कैन बी कर्टेल्ड, right, in the interest of general public, and for that we will use article 19 clause 5। clear? आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज ई, यानी राइट टू रिसाइड एंड सेटल एनीवेयर इन द कंट्री। तो अभी मैंने आपसे डिस्कस किया कि इंडिया को एज ए सिंगल यूनिट कंसिडर किया जाता है, एंड दैट इज द रीजन आपके पास ये अधिकार है कि आप पूरे इंडिया में कहीं पे भी रह सकते हैं। रिसाइड मतलब आप सेटल वहाँ पर हो सकते हैं, राइट। तो ये आपका फंडामेंटल राइट है, लेकिन इसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, और वो रिस्ट्रिक्शंस लगती हैं आर्टिकल 19 क्लॉज 5 के द्वारा, और इसके 2 पैरामीटर्स हैं। पहला है इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक और दूसरा पैरामीटर है इन द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो 2 पैरामीटर्स हैं जिसमें इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, अगर आपके कहीं पे रिसाइड होने से, आपके रहने से अगर किसी को कोई दिक्कत होती है, जनरल टर्म्स में अगर प्रॉब्लम होती है, तो आपके इस अधिकार को आर्टिकल 19 क्लॉज 1 के सब क्लॉज ई, यानी राइट टू रिसाइड एंड सेटल एनीवेयर इन द कंट्री, फंडामेंटल राइट को कर्टेल किया जा सकता है। और दूसरा, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी आपके फंडामेंटल राइट को कर्टेल किया जा सकता है। तो ये तो हो गए 2 पैरामीटर। तीसरा पैरामीटर क्या है कि कुछ ऐसे राज्य हैं, कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पर आपके फ्रीडम ऑफ मूवमेंट और फ्रीडम टू रिसाइड को भी कर्टेल किया गया है, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स।
तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के कुछ ऐसे हिस्से हैं जहाँ पर आप रह नहीं सकते हैं, रिसाइड नहीं कर सकते हैं, राइट। दूसरा है उत्तराखंड। उत्तराखंड के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, कुछ ऐसी पॉकेट्स हैं जहाँ पर आप रिसाइड नहीं कर सकते। अगर आप लोकल नहीं है तो वहाँ पे आप ज़मीन नहीं खरीद सकते, ठीक है, आप सेटल नहीं हो सकते। हिमाचल में आपको ऐसा देखने को मिलता है। जम्मू कश्मीर में ऐसा पहले था, बट अभी आर्टिकल जो 35A था और आर्टिकल 370 जो था उसको अभी ऑब्सोलीट कर दिया गया है। तो नाउ यू हैव द राइट टू गो देयर एंड टू रिसाइड एंड सेटल देयर, बट देयर आर ऑल्सो सर्टेन पॉकेट्स जिनको दूर रखा गया है इस अधिकार से, ठीक। उसके बाद आता है आपका 19(1) सब क्लॉज जी, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी, और ये बात करता है राइट टू चूज एनी प्रोफेशन और टू कैरी एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। यानी आपको ये अधिकार है कि आप कोई भी प्रोफेशन चूज कर सकते हैं, आप कोई भी ऑक्यूपेशन, कोई भी ट्रेड, कोई भी बिजनेस आप कर सकते हैं। ये आपके आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी में आता है। इसके अलावा यही अधिकार आपको ये भी देता है दैट यू ऑल्सो हैव द राइट टू नॉट टू चूज एनी बिजनेस। अगर आप कुछ नहीं भी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप आर्टिकल 19(1) जी का इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट। बिजनेस को स्टार्ट करने का अधिकार भी आपको 19(1) जी से मिलता है और बिजनेस को खत्म करने का, राइट। अगर आपने कोई बिजनेस किया और आपको वो नहीं जम रहा है और वो लॉस में चल रहा है तो ऑब्वियसली आप उसे बंद करेंगे, तो वो भी आपका फंडामेंटल राइट है। तो राइट टू स्टार्ट बिजनेस इज ऑल्सो योर फंडामेंटल राइट एंड राइट टू क्लोज योर बिजनेस इज ऑल्सो योर फंडामेंटल राइट, और दोनों का सोर्स है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी, ठीक। अब इसमें भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, और ये जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगती हैं ये लगती हैं आर्टिकल 19 क्लॉज 6 से। 2 पैरामीटर्स हैं, यानी आपके पास ये अधिकार है कि आप कोई भी प्रोफेशन चूज कर सकते हैं, आपके पास ये अधिकार है आप कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, राइट। लेकिन इसके ऊपर भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं। पहली रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है कि आपको जो है प्रोफेशनल और टेक्निकल क्वालिफाइड होना जरूरी है। अब फॉर एग्जांपल कि आपका मन है कि भैया मुझे डॉक्टर बनना है, राइट, और फिर आप बोलो कि आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी मुझे अधिकार देता है कि आई कैन चूज एनी प्रोफेशन, और आप जो है कल से जो है अपना दुकान खोल लें और आप जो है दवाइयाँ बेचना शुरू कर दें। तो क्या ये सही होगा? नहीं, ये सही नहीं होगा। इसका मतलब स्टेट को ये अधिकार है कि वो कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखेगा, कुछ टेक्निकल क्वालिफिकेशंस रख सकता है, और उसके आधार पर ही आप कोई भी प्रोफेशन चूज कर सकते हैं, कोई भी बिजनेस आप कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा दूसरा जो कंडीशन है दैट इज स्टेट मोनोपोली, यानी अगर स्टेट ने कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको अपने लिए रिजर्व किया है और वो प्राइवेट बिजनेस को वहां पे नहीं आने देना चाहता है, तो वो भी वो कर सकता है। यानी आपका जो राइट टू चूज एनी प्रोफेशन है इसके ऊपर वो लिमिट लगा सकता है, जैसे रेलवेज या जैसे न्यूक्लियर एनर्जी, राइट। अब आप सोचो कि मेरे को रेलवे जो है अपना एक पर्सनल रेलवे स्टार्ट करना है और मैं अपना एक मेट्रो नेटवर्क तैयार करूंगा, तो उसके लिए भी आपको स्टेट से परमिशन चाहिए होगी, राइट। वो स्टेट मोनोपलाइज्ड सेक्टर्स हैं जहाँ पे आप आर्टिकल 19(1) जी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। सो दिस इज इट एज इफ नाउ, और आर्टिकल 19 कवर हो चुका है। आई हैव ट्राइड कि मैंने इसे लेंथ इंटू ब्रेथ पूरे तरीके से इसको कवर कर लिया है। इतना ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इतना ही एग्जाम में आएगा। सो आगे बढ़ेंगे कल, और कल हम बात करेंगे आर्टिकल 20 के बारे में। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक गुड केयर ऑफ योर फैमिली। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।